सारे हो गए, दिन भी चढ़ गया तुम लोगों के, बाहर के नहीं। ये लाइट डे की है कि डे लाइट ही है या फॉग है बाहर? स्मोक सी है या फॉग है? तुम लोगों ने मुझे आज लंगर ही नहीं कराया यार। ठीक था आज लंगर? हैं कैसा था, क्या था? और डॉक्टर साहब आप, मैंने सुना है आज आप तीमारदारी कर रहे थे भाभी की, आपकी इतला आई कि आपने सेक्रीफाइस कर दिया है, हातम ताई की अम्मी को टांग मार दिया आपने कि आप चली जाएं। वाकई? या आपको गन पॉइंट पे घर छोड़ा गया था? क्या आपने भाभी की खिदमत पहले नहीं की तो अब आप मुस्तफीद हो, कफारा अदा करें? और वो जो पेंटिंग आप ले गई थी उठा के चोरी, उसमें से तो बड़ी खौफनाक सी चीज़ निकली है। वो तस्वीर वो लगा दिया तुमने, बच्चे घर आके डरे नहीं? बनाने वाले ने भी अजीबोगरीब चीज़ बनाई है। प्रोसेस करने में टाइम, हाँ वो बनाई जैसी भी है। हाँ जी डॉक्टर साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, उधर माइक दें पीछे। कैसा दस्तूर ज़ुबाबंदी है तेरी महफिल में कि बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। है आज तूने सोचा हुआ था कि मैंने कहना नहीं है, बाबा कहेंगे तो बोलूँगी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वैसी बात करती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं लाइफ पे ये क्वेश्चन पूछती हूँ। सर ये आपको मेरा पता ही है, जो अभी रोटेशन मेरी चल रही है हाउस जॉब की, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें नहीं सीखी और आपसे भी गाइडेंस ली कि सर्टेन चीज़ों पे सही गलत नहीं होता, वहाँ दुआ होती है और आपने अपनी दुआ पे कायम होना होता है या दुआ पे फोकस करना होता है। लेकिन सर अभी लास्ट वीक हुआ ये कि जो मेरी एचओडी हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से एक पेशेंट एक्सपायर हो गया। वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देते, वो भी लाइव में दी जा रही है। वो नहीं देख रही होंगी सर, वो ना भी देख रही हूँ लेकिन मतलब सर वो मैं उस चीज़ से बहुत टच हो गई। नेग्लिजेंस कैसे? आप नेग्लिजेंस इस तरह के उन्होंने मुझे कहा कि पेशेंट्स की फ़ाइल में से ना फलां मेडिसिन को कट कर दो। तो मैंने जाके वो पेशेंट्स देखे और उनकी फ़ाइल भी देखी और मैंने कहा कि नहीं ये मेडिसिन कट नहीं होनी चाहिए। तो उनको वैसे यूजुअली कोई नो कहता नहीं है बिकॉज वो बहुत माइंड करती हैं। मेडिसिन आ नहीं रही होगी हॉस्पिटल? नहीं वो आ रही थी। अच्छा। वो आ भी रही थी। तो मैंने उनको जाके कहा कि ये मेडिसिन कट नहीं होनी चाहिए, तो वो ऑफेंड हुई कि इसने मुझे नो क्यों कहा है। तो फिर कहती है नहीं इसको कट ही कर दो, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने कट नहीं की और उन्होंने मेरे से पूछा भी कि आपने कट कर दी है? मैंने कहा जी मैंने कर दी है, लेकिन मैंने उनके उस पर झूठ बोला कि मैंने कर दी है, मैंने नहीं की थी। बाद में उन्होंने मुझे डेंगी का ही एक पेशेंट था डेंगी बे में, उसका ना कोई नॉर्मल सेलाइन की कुछ कहा कि इसको एडिट कराओ, वो भी मैंने किया और बाद में मुझे पता लगा कि वो पेशेंट ओवरलोड में चला गया था। मतलब इस तरह, क्योंकि वो ख़ुद नहीं देखती थी जाके उस तरह पेशेंट, और वो कन्वे कर देती थी कि फ़लाँ फाइल मैंने ओवरलुक की थी तो उसको इस तरह कर दो। तो एक तो सर चीज़ ये कि हम खुद एक चीज़ विटनेस कर रहे हो कि जो गलत हो रहा है, और जो मरीज़ हैं जिनका उन चीज़ों पर हक है, मतलब जो जिस इलाज के लिए ही वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, उस चीज़ से उनको महरूम करना। और सेकंड ये कि वो खुद मतलब ओपीडी नहीं करती और वो मुझे बिठाती हैं कि आप मेरी जगह पे ओपीडी करो। और अगर मुझे लग रहा हो कि इस पेशेंट का ये टेस्ट होना चाहिए या इसको मेडिसिन देनी चाहिए, तो वो बिग नो कहती हैं कि मतलब टेस्ट भी नहीं कराना मेरे लॉगिन से और मेडिसिन भी नहीं देनी, मतलब जस्ट कि पैरासीटामोल या इस तरह इसको जाने दो। तो वो इतनी मेजर नेग्लिजेंस है जो कि मैंने भी रिसेंट ऑब्ज़र्व की है, और उस चीज़ से मैं बहुत अंदर से बहुत हर्ट हो चुकी हूँ कि जो गरीब लोग हैं जो हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको भी उनके हक से महरूम करना, और आप सही को सही गलत को गलत भी नहीं कह सकते। तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए? बेटा एक तो आप हाउस ऑफिसर हैं, वो प्रोफेसर है, बहुत ज़्यादा गैप है इसमें। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो अपनी जगह पे आपको कैसे बिठा सकती हैं। आपके पोर्टल पे वो किसी सीनियर रजिस्ट्रार को बिठाएंगी मिनिमम भी। मतलब ये मेरे लिए तो समझ से बाहर है कि एक प्रोफेसर की
आउटडोर में प्रोफेसर हाउस ऑफिसर को कह रहा है कि तुम मेरी जगह पे बैठ के तो ये करो, ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सर यही तो मैं आपको बता रही हूँ, नहीं यही वो फिर जो उनका जो एक कोई सोच है। ऐसा ओपीडी होगा जो उनका ड्यू डे पे नहीं होगा, वो जो प्रोटोकॉल पेशेंट अस्पताल में एवं कोई इधर से आ गया, बाजी मेरा मरीज़ देख लियो, डॉक्टर साहब मेरा मरीज़ देख लियो फलाना, तो वो आपको कहती हो कि बैठे इन्हें दवाइयाँ लिख दें, ये ना कहती हो वो। ये ऑफिशियल ओपीडी का अगर वो कह रही हैं तो आपकी वार्ड में कोई एसआर, कोई एपी एसोसिएट हैं या है ही नहीं है, लेकिन उनकी वो चलती ही नहीं है, क्योंकि मैडम ने कुछ सर्टेन पेशेंट्स का ना एक बेटा ये बातें तो लाइव में तो कही जा रही है, जो आप अपने अस्पताल का नाम ना ले रही है नहीं, वो अपना। इसीलिए मैंने नहीं ली। हाँ वो मुझे नहीं पता ये हाउ कम दिस पॉसिबल, ये ऐसे कोई भी नहीं प्रोफेसर करता या जी जी। सर इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है आप ना, किसी वो बहुत सीनियर ज़्यादा रजिस्ट्रार कोई वहाँ पे या एपी एसोसिएट हैं है। उनसे डिस्कस कर लें, कोई अच्छे सीनियर, कोई एक दूसरे, कोई जो भी हैं उनसे डिस्कस करें, उन्हें पोलाइटली कहें कि मैं इस बात से डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं एक एचओ और मैम मुझे कह देती हैं कि ये पेशेंट्स देखो, और फिर मैं उन्हें मेडिसिन में नहीं लिख सकती और सारा कुछ, तो मैम क्या कम अज़ कम एसआर लेवल का बंदा नहीं वहाँ होना चाहिए, एक चीज़ ठीक है, क्योंकि आप तो पीजीआर भी नहीं है। जी तो ऐसे ही है। दूसरा आप जो मेडिसिन की बात आप कर रही हैं, वो कौन सी मेडिसिन उन्होंने कटवा दी कि सारी फाइलों में से मेडिसिन ये वाली काट दो, वो किस किस्म की, आप उसका नाम बता सकती हैं? जी, एक तो वो प्रोवेस थी, पैरासीटामोल प्रोवेस थी, तो पैरासीटामोल थी, तो वो लेकिन वो फीवर वालों की भी फीवर कार्ड वालों थी। के लिए उनका ये कहना था कि इसको बंद कर दो, रेगुलर में ना आ जाए, उनका कहना मतलब ये कट होगा कर दो, कट ही फाइल कर से ही दो। कट कर दो। मतलब सर इन जनरल ये बताने का ये था कि मतलब सर्टेन ऐसी चीज़ें जिसको मैं एज लर्निंग हाउस ऑफिसर भी मुझे समझ नहीं आई, और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मैं इस पर कुछ कर भी नहीं पा रही। तो फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक गलत चीज़ हो रही है, आप विटनेस भी कर रहे हो, अब उसको मेंशन भी कर रही हो, लेकिन अगला बंदा आपको स्नप कर रहा हो कि नहीं आपने बोलना ही नहीं, आपने बात ही नहीं करनी। तो ऐसे सिचुएशंस में वो ठीक है कि मैं दुआ का बताती हूँ, वार्ड में कराती हूँ अपना, उसमें एक मेरा एक फोकस होता है, बट जो लोग आ रहे हैं जिनका एक हक है, उन पे भी तो एक तरह से एक महरूमी हो रही है ना, एक गवर्नमेंट के सेटअप में, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। मतलब बेटा मैं ये मुझे नहीं पता, ये बातें आपको नहीं डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पे। आप अगर वो अपने इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से डिस्कस कर रहे हैं कुछ है, तो वो आपको ज़रूर उन्हें बात उनसे करनी चाहिए। फिर अगर वो आप पे इतना ट्रस्ट कर रही हैं कि अपनी ओपीडी आपको दे रही हैं या आपसे कह रही हैं, तो आपने उनसे बात नहीं की है कि मैम मैं तो एचओ हूँ, तो मुझे आपकी जगह पे मैं ये देख तो रही हूँ, या मैम आप प्रोवेस कटवा रही हैं, इन पेशेंट है, इनको फ़ीवर है, तो फिर इन्हें क्या दिया जाए, मैडम इसकी जगह क्या दें, या टैबलेट तो नहीं करवा दी उन्होंने, ठीक है, या किसी और नाम से कर दी हो कि उस नाम से, उस कंपनी के नाम से वो दवाई देने की बजाय वो सिंपल पैरासीटामोल के नाम से देना चाह रहे हो, या एसिटामिनोफेन के बजाय, ये तुमने लंगर नहीं किया हुआ, तो आप में से कौन है, किसी और है, कोई लंगर वाला तो नहीं है जिसने लंगर नहीं किया हुआ, तुमने नहीं किया हुआ, लेकिन तुमने करना ही, मौत पड़ेगी या करना है, तो वो आप उन्हें कह सकते हैं। आपकी 3 मंथ्स की हाउस जॉब है, कितनी रह गई है? सर अब तो 2 वीक्स अब रह गए तो हैं, चले फिर इसकी चुप करके rotation निकाल पे। लें, लेकिन आप किसी सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं, किसी दूसरे से, कि ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो इसको मैं, मतलब ये क्या है, या ये बोटी तो लेंगी आप? बोटी से आपको डर लगता है? अच्छा, जी जी आप ऐड करें, ये भी हाउस ऑफिसर हाउस जॉब कर ली है इन्होंने अब कि ये। अगर कोई भी प्रोफेसर होता है इवन इफ इट्स यू, तो आप राउंड तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो पेशेंट को पीजीआर देख रहा होता है या हाउस ऑफिसर देख रहा होता है, तो अगर पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में जा रहा है तो उसके साइंस तो हमने एग्जामिन करने हैं ना, प्रोफेसर ने आके अपने कमरे से तो नहीं करना है। तो वो डायरेक्ट ठीक है, उसकी अपनी एक स्टबन होगा प्रोफेसर, लेकिन हमारा भी तो वहाँ पे ड्यूटी है ना कि हमने फ्लूइड ओवरलोड के साइंस देखने हैं और फिर जाके किसी का सर खाना है। नहीं वो ये नहीं कह रही है, वो ये कह रही है कि वो सिरे से पेशेंट देख ही नहीं रही,
और वो आउटडोर में भी कह रहती है कि मेरे पोर्टल को यूज़ करो, दवाई इसमें नहीं लिखनी, बस पेशेंट्स को पैराडॉल पैरास्टामोल वो लिख दो, टेस्ट भी नहीं लिखने, और बस ये मतलब प्रेजेंस शो हो जाए कंप्यूटर पोर्टल पे। वो तो अभी जो नया पोर्टल बना है इनका RHC वालों का भी, तो वो तो फेक डाटा हमसे ही अपलोड कराते हैं ना। तो ये सारी तो है, OPD के अंदर भी ऐसे ही होता है, OPD में वो बिठा देते हैं। अब मुझसे उन्होंने हमें ब्लैकमेल करके सारा ये जो नए RHCs बने हैं, ये जो सारे RHCs नए बने हैं, CNIC वगैरह, उनकी डिटेल्स थी, सिम्पटाइम्स और सिम्टम्स हमसे डलवाए, मेडिसिन हमसे रैंडमली ऐड करा दी, 500 लोगों की जी ऐड कर दो, पोर्टल अपडेट कर दो। तो वो तो होता है। और उसमें अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में OPD हो रही है तो उसमें HOD तो आएगा ही नहीं, पहली बात। SR आ जाएगी, और इंटरनल मेडिसिन में यूजुअली ये होता है रोटेशंस होती हैं कार्डियो वालों की या न्यूरो वालों की, तो उनको अपनी कार्डियो और न्यूरो के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। दे डोंट केयर अबाउट के इंटरनल मेडिसिन का। ऊपर से अगर कोई आ भी जाए PGR, तो वो 6-7 हाउस ऑफिसर्स को OPD में ले जाते हैं, जिन बेचारों का पहला वीक होता है अगर मेडिसिन की रोटेशन का। तो उनसे अगर पूछ दो कि इसकी हेपेटाइटिस की मैनेजमेंट क्या करनी है, अगर वो इंडोर वाला पेशेंट है, तो कहेंगे कि इसको कहो घर जाके हाइड्रेट करे। तो अब वो जो बेचारा जिसका इतना ज़्यादा जॉन्डिस है, सारा कुछ है, तो वो तो इस तरह का तो है हर जगह ही, मतलब कोई भी नहीं सिखाएगा। तो जो डॉक्टर्स हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा मर जाए। नहीं फ़र्क पड़ता है बेटा। बात यह है कि जो रिसोर्सेज होती हैं सरकारी अस्पतालों में, मसला ये है कि जो रिसोर्सेज डॉक्टर के पास अवेलेबल है उसने उसके ऊपर ही करना है ना जो कुछ करना है। उसके पास नंबर ऑफ़ बेड्स भी कम है, उन्हीं बेड्स के ऊपर ही उसने पेशेंट मैनेज करने हैं ना। तो उसमें जो ज़्यादा सीरियस है उन्हें रखेगा, और जो फिर घर जा सकते हैं उन्हें घर भेज देगा, जी ये कर ले। इसी तरह मेडिसिन जो अवेलेबिलिटी है उस पर वो कर सकता है ना। जब उसको ये अलाउड नहीं है कि वो बाहर से मंगवाए, तो फिर वो जो मेडिसिन अवेलेबल है वही लिखेगा वो। लेकिन यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। वो अलग बात है कि वो स्टाफ आपसे कहेगी कि एक पर्ची पे इतने IV कैनुलास लिखते हैं, आप अपनी बेवकूफ़ी में लिख के अपनी स्टैंप लगा दो कि वो बाद में जिधर मर्जी ले जाए, बेचे, जो मर्जी करें। वो सारा कुछ भी होता ही है। वो सारी चीज़ें तो फिर हर जगह होती हैं बेटा, वो तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो आप लोग नए नए डॉक्टर्स बने हो ना, नए नए हाउस ऑफिसर्स बने हो। अब आप लोगों ने डॉक्टरी तो पढ़ ली, मेडिसिन की, सर्जरी की, ENT की बुक्स पढ़ ली हैं आपने, अब शुरू हुआ है प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसा वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन रहा था तो मुझे फाइनल ईयर में या 4th ईयर में किसी ने बताया कि रेड लाइट एरिया होता है, तो मैं मानने पे तैयार नहीं था कि इंसानों के साथ ऐसे कर सकते हैं। फिर वो मुझे लाहौर लेके आए, तो फिर हमने देखा कि एक स्पेसिफिक एक एरिया ही इस तरह का था, और या प्रोस्टिट्यूशन हो रही थी, वो सारा कुछ था। इसी तरह आप जब डॉक्टर MBBS तक बनते हैं तो आप यही समझते हैं कि बस अब हमने जाना है और वार्डों में बैठना है, और वहाँ पे बस हमने मरीज़ को चेक करना है, दवाई लिखनी है, ठक हर चीज़ शुरू हो जानी है। होना तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है, लेकिन रियलिटीज़ कुछ और हैं। और हालात जो आज से 40 साल पहले थे, बजाय इसके कि हम तरक्की करते, वो 40 साल बाद डाउन हो गए हुए हैं। हर चीज़ नीचे को आई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसके जो मर्ज़ी रोने आप रो लें, बजट रो लें, जो मर्ज़ी कर लें, जब आप प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग हो जाता है और उसमें पैसा है, ठीक है, तो वही डॉक्टर्स और वही अमला, और गवर्नमेंट को ख़ुद भी तकलीफ़ होती है मुफ्त वो चीज़ें देने की। ये डिबेट्स हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन सेटअप्स को ख़त्म करने की कोशिश हो भी रही है, प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, कि गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है, ये फ्लाई स्टेट नहीं है, आवाम उतना टैक्स देती नहीं है। तो ये जो गोरों के दौर से ये जो फ्री हॉस्पिटल या इस तरह के हॉस्पिटल थे जहाँ गरीबों का जी इलाज हो रहा है, इन्हें वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए या प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए और इन्हें ठेके पे दे दिया जाए, और फिर वहाँ पे ज़रा सस्ते रेट पे गरीबों को भी प्राइवेट इलाज मिल जाए, चाहे वो इंश्योरेंस के नाम पे, जैसे सेहत कार्ड का प्लान था या कुछ भी था, कि उस तरह कर दिया जाए तो चले जी, पैसा भी आए, इलाज भी हो, सारा कुछ हो। जो जज्बा डॉक्टरों वाला आप एक किस्म का या वो शो कर रही हैं या होना चाहिए, इंसानों की खिदमत, अवाम की खिदमत, वो सारे डॉक्टरों में भी अब नहीं होता।
पैसा सारों नहीं कमाना है, और जब उनके सामने उनका क्लास फेलो जो है वो प्राइवेट सेटअप में या उनका दोस्त या कोलीग इतना ज़्यादा कमा रहा होता है तो वो अवाम की खिदमत का जो कीड़ा है वो जल्दी मर जाता है। उस रैट रेस में सारे शामिल हो जाते हैं। जो एक आध रह जाता है या वो इस्लाम का या ईमानदारी का झंडा गाड़ने की कोशिश करता है, उसकी तबादला या तो डेरा इस्माइल खान कर देते हैं, ठीक है, जो जोहराबाद कर देते हैं, या अडयाला जेल चला जाता है। ये तो फिर होता है। ये तो गवर्नमेंट लेवल पे है ना, जो इंडिविजुअल लेवल पे है। अगर कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं दैट दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज। अब एक बंदे जिसने मेरा मेडिसिन का वाइवा लिया था फाइनल ईयर का, उसने मुझे जितना मतलब CLD जो वाइवा के दौरान पढ़ाती थी ना, वो बाद में मैंने उसके साथ रोटेशन की। वो पेशेंट्स देखते नहीं थे, मुझे पूछ रहे होते थे आप आइसक्रीम खाएंगी, आपको एनीमिया क्यों है, आपको ये क्यों है, इस तरह वाली बोंकियाँ अगर वार्ड के राउंड में करनी है उन्होंने, तो उनमें अगर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू के पेशेंट का राउंड कर लें तमीज़ से। और वो भी अगर किसी बच्ची ने कहा है कि सर आप राउंड नहीं पूरा करते, तो उससे तंग आके रात के 11 बजे जिस दिन आपकी कॉल है उस दिन आके कहेंगे कि अच्छा जी XYZ लड़की जो भी उसने कहा था कि मैं पेशेंट नहीं देखता, तो 1-2 पेशेंट देख दिया, फिर वो चला गया, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स पे बंद क्या है, हमने डॉक्टरी सीखनी है। एक पेशेंट आएगा सीनियर, वो कहेगा पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में है, जो सबसे ज़्यादा टिपिकल एक फ्लूइड ओवरलोड और डिहाइड्रेटेड वाला मसला है। फिर दूसरा आके कहेगा, दूसरा उस टाइम पे चुप रहेगा ना, जो SR होगा या PGR होगा, उससे बाद में वो चला जाएगा तो कहेगा नहीं जी ऐसे तो बात है ही नहीं। मतलब कि कोई इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, बस अपने नहरे ड्रामे और अजीब सी चीज़ें। सिखाने के लिए बड़ा हौसला भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए, सीखने के लिए भी सिखाने के लिए भी। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत आइडियल ह्यूमंस आपको नहीं मिलते। एक सिस्टम डिवाइस किया जाता है, उसमें सारे चलते हैं, उसमें आपको अच्छे बुरे एवरेज अबव एवरेज बिलो एवरेज सारी तरह के ह्यूमंस होते हैं। ये काम ऐसे ही चलता है। ये अच्छी बात है कि आप जैसे इंसान या आप जैसे डॉक्टर्स अगर आगे आ रहे हैं, या ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारी फीलिंग्स हैं और आपने ये चीज़ें नोट की हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कल जब आप सीनियर पोस्ट पे आए तो आप ऐसा ना होने दें और अपने जूनियर्स का आप ख्याल कीजिएगा, उन्हें सिखाइएगा। फिर आपको भी ये पता चलेगा कि बहुत से जूनियर्स जो हैं वो सीखना नहीं चाहते, ठीक है, वो भी चाहते हैं कि उनके एनीमिया का ख्याल किया जाए, उन्हें आइसक्रीम पूछी जाए, ठीक है, और राउंड ना ही किया जाए। ताली दोनों हाथों से बज रही होती है। लेकिन बहरहाल ये सारा कुछ आपने सीखना है, गौर करना है। अभी तो आप लोग हाउस जॉब्स कर रहे हो, किए हैं, जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हो, रियलिटीज़ बहुत सी हैं। ये ज़िरवा ने जब हाउस जॉब शुरू की तो पहले ये गंगाराम में होती थी, तो इसने रोज़ कुछ ना कुछ मेरे से फ़ोन पे चीखते चूखते रहना कि ये क्या है, ये ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। मैंने कहा ना बच्चे बस तुम चुप करे काम करो, तुम अस्पताल ठीक कर देनी आई। हाउस जॉब ख़त्म कर ली इसने, तो इसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो ये हमारे हॉस्पिटल आके ऑब्जर्वर के तौर पे काम करती रही। तकरीबन साल फारिग रही है। शाम को किसी फ्री डिस्पेंसरी पे जाके बैठती थी, बड़े रिमोट एरिया में, काफ़ी जैसे कहें कि लो इनकम के लोगों का एरिया था, एडिक्ट्स थे या बहुत ही बुरे हालात थे वहाँ के, वो भी करती रही। वहाँ इन्हें भी ये मसला था कि ये जो क्लिनिक है ये एक मेडिकल स्टोर वाले ने बनाया हुआ है, और वो खाम खा मैं कुछ लिखती हूँ वो ड्रिपें कुछ लगाई जाता है, या वो कुछ और बेचता है या कुछ करता है। इन्होंने भी आप लोगों की तरह काफ़ी जंग लड़ी, फिर छोड़ के आ गई, फिर किसी एक जगह चली गई, फिर छोड़ दिया, गुस्सा खा लिया, फिर अल्लाह ने इनको पोस्ट ग्रेजुएशन की, इन्होंने पार्ट 1 कर लिया और ट्रेनिंग मिल गई और उसमें इन्होंने शुरू कर दी।
उसमें भी शुरू में उन्होंने ब्रेकें लगाने की कोशिश की कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। फिर उन्होंने इस तरह काम इनसे लिया कि ने ये वो क्या करने टाइम ही नहीं लगा। कर रही हैं काम, कभी कभी इतला आती है। यहाँ से कोई मरीज़ मुझे अचानक कहता है, सर वो जो ज़िरवा नहीं है, वो जो आपके पास बीमार सी लड़की होती है, सर वो तो वहाँ ऐसे गोली की तरह काम कर रही होती है। डंडा पीर है बेटा, बिकड़ियाँ तिकड़ियाँ था। तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू हो जाएंगे, आपको प्रोफेसरों में खामियां नज़र आनी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि आपने जो सीखा है और जो गलत है वो आप ना दोहराएं और आगे जूनियर्स ऐसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। आपको लाइक माइंडेड मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे, लेकिन उन्हें ग्रूम करने की कोशिश करें। ये ऐसे ही है। सिस्टम सारे का सारे ही काफ़ी हद तक रॉटन है, लेकिन ये नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं या बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे इमरान खान साहब का एक जवाब बड़ा पसंद है। मैं उस दिन उसको अप्रिशिएट किया। मैंने कहा इसने उस वक़्त वो नया वज़ीर आज़म आया था, तो किसी ने उनको सवाल किया था कि आपकी NWFP में हुकूमत रही है 5 साल, आप लोगों ने वहाँ कितने नए, यानी जो फ़लाँ हॉस्पिटल है, पेशावर का फ़लाँ हॉस्पिटल है, फ़लाँ जो हॉस्पिटल है, वहाँ के सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सके, वहाँ आपने क्या बेहतरी लाए है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। तो मुझे भी ये एतराज़ था कि ये क्यों नहीं 5 साल में इन्होंने ये किया। बहुत सी चीज़ें तो अब खुली कि ये जो डॉक्टर्स की भी यूनियंस होती हैं और जो पॉलिटिक्स होती है और सारे, इसके पीछे भी असल में कौन गुरु होते हैं और हुकूमत को कौन जिच करता है, और वो सारा कुछ प्रेशर ग्रुप से नहीं कहते हैं, और सारा उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है और कहाँ कहाँ होता है और क्या कुछ हो रहा होता है। तो उसका जवाब जो था ना, उसने उन्हें कहा, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मैंने एफ़र्ट किए, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस मुल्क में ये जो हॉस्पिटल्स पुराने हैं और ये जो सिस्टम है, इसको ठीक करने की कोशिश के ऊपर जो हज़ारों लाखों या अरबों रुपया लगाना है, उससे कहीं बेहतर है कि उससे कम कॉस्ट में नए हॉस्पिटल और पूरा सिस्टम लाया जाए, एक अलग टीम जनरेट की जाए। ये सिस्टम जो है ये टोटली कोलैप्स्ड है और इसमें माफियाज़ हैं और इसमें ऐसे लूप होल्स क्रिएट किए हुए हैं और उसमें सारे वो आपस में मिले हुए हैं कि उन्हें काउंटर नहीं किया जा सकता। मैंने पूरी कोशिश की और उसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सही थी कि यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल लेटेस्ट, लाइक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ कि मशीन लगाई जाती है कोई MRI की या किसी स्कैन की या कोई, जिसकी एक्सपर्टीज़ के लिए भी आपको जर्मनी के, आप अपना अमला भेजते हैं जर्मनी, वो कंपनी ऑफ़र करती है, आपके 4-6 बंदे वहाँ ट्रेनिंग लेके आते हैं और वो लेटेस्ट स्कैन जो है वो अवेलेबल हो जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। इतनी सस्ती आवाज़ शायद नहीं जा रही है उन्हें, इतनी सस्ती आवाज़ शायद नहीं जा रही है उन्हें, वीडियो स्टक हो गई। वो असल में मैंने इमरान खान का नाम लिया ना, तो वो असल में मैंने इमरान खान का नाम लिया ना, तो वो AI रोबोट जो है उसने रोक दिया होगा शायद। हम भी तो बाज नहीं आते ना। हाँ, तो के मिलेगा और ये वहीं से आएगा और अब इसमें 6 महीने मिलेगा और ये वहीं से आएगा और अब इसमें 6 महीने साल लगेंगे। अब मरीज़ों को उसी अमले, वही अमला वहीं से उसी डिपार्टमेंट से बताया जाता है कि मशीन तो ख़राब हो गई है। वैसे यही टेस्ट जो इंतहाई ज़रूरी है
ये सड़क के पार नई मशीन लगी है, शाम को वहाँ ये टेस्ट हो जाएगा। चले हम सस्ता करा देंगे, होता तो 40,000 का है, आपका 20 में हो जाएगा। मरीज़ मजबूर होता है। मरीज़ जब शाम को वहाँ 20,000 में वही टेस्ट कराता है तो वही अमला जो वहाँ से सरकारी ट्रेनिंग लेके आया था, इस नई मशीन पे, जो बेसिकली नई मशीन नहीं है, ये भी जर्मनी से आई है, ये वहाँ से सेकंड हैंड या ग्रेटेस्ट में उठाई गई है, एक मॉडल पुराना है, ये उधर के ही स्पेशलिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट साहब और उनके साथ कुछ करता धरता इन्वेस्टर्स ने मिल के लगाई होती है। वो ट्रेंड अमला जो है शाम को इधर ड्यूटी करता है, उन्हें करनी पड़ती है, पैसे मिलते हैं, शेयर भी मिलता है, और वो पुर्जा जो है वो नहीं मिलता, तो सरकारी ख़राब रहती है, नहीं आई थी। फिर अगर वो पुर्जा आ ही जाता है, $20,000 का पुर्जा था, वो शिपमेंट हो के 60,000 में आ गया, मशीन चल पड़ी, बाहर वाली मशीन का वाकई पुर्जा ख़राब हो गया, जो पुर्जा उसका ख़राब हुआ वो इसका भी ख़राब हो गया, फिर ये रुक गई, फिर जर्मनी से नया पुर्जा आएगा, वो इसका पुराना जो ख़राब है वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो बाहर वाली फिर चलनी शुरू हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर वाली मशीन जो है वो अपग्रेड भी हो जाएगी, लेटेस्ट भी हो जाएगी। ठीक है। मुझे हंसी इस बात पे आई थी कि ये 100% राइट रीडिंग थी जो उसने की थी। ये ऐसे हो रहा है और कई सालों से हो रहा है, सबको पता है ऐसे ही होता है। वो जी पकड़ ले, सीएम था, मसला है कुत्ती चोरों के साथ मिली होती है तो आप वो भी कुछ नहीं कर सकते, एंड पे एक फ़ोन आ जाता है। तो सारा खेल प्ले में जितनी बड़ी इंक्वायरी होगी उतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। कहने का मकसद ये है बच्चों, यार ये स्वीट डिश किसने बनाई हुई है, इसमें रेशे काफ़ी हैं। तो हाँ जी, लेकिन कोई चीज़ इसमें मेरी शर्ट की तो नहीं है, पता नहीं क्या है। तो वो ये खेल तो चलता रहता है। मुझे चाइना वालों ने इसका हल निकाला था। वहाँ करप्शन की सज़ा मौत है। उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है, वो वैसे ही बहाने लाते हैं। हमारे तो यहाँ पे आज ही बच्चा कोई शिकायत कर रहा था, कह रहा था ट्रैफिक चलान जो है ना जी वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, पता नहीं ये किया तो इतने हज़ार, ये किया तो इतने हज़ार। मैं क्या अल्लाह का शुक्र अदा करो। कह रहे ये क्या बात हुई, इतने ज़्यादा चलान कर दिए महंगा। मैं क्या तो ना किया करो वायलेशन, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करे। शुक्र किस बात का अदा करे, इतने महंगा चलान कर दी, इतना मुश्किल हमारा ही, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। ये मैं क्या बात सुनो, मुझे लगता है चाइना पे इसी वायलेशन पे मार देते होंगे। ये बात ही है नहीं ज़्यादा, इशारा तोड़ा मार दो, ठीक है, ओवर स्पीडिंग मार दो, क्योंकि उनके नज़दीक ये भी करप्शन है। इशारा तोड़ना छोटी बात तो नहीं है, उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो कहने का मकसद ये है कि ये जितने कवानीन असूल किसी मज़हब के हों, किसी मुल्क के हों, किसी भी जगह के हों, वो डिसिप्लिन करने की बनाए जाते हैं कि लोग आपस में सहूलत और सेफ्टी के साथ ज़िंदा रह सकें और मसला ना हो। लेकिन उसके बावजूद हज़रत इंसान इन सारों को तोड़ के खुश होता है। मज़हब के हों तो वो एंटी रिलीजियस हो जाता है और रिलीजन ख़राब है। मुल्क के हों तो वो तरमीमें शुरू कर देता है
ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि 73 में जो आइन बना था, कंसेंसस थे, उन बेचारों को ये 27-28 तरमीमें समझ ही नहीं आई, याद नहीं आई कि यार ये बड़े हम फजूल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि एक चीज़ फाइनल अल्लाह की तरफ से आई हुई है, वो कुरान है। जब हम उसी के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो बाकी सारे फ्रॉड करते रहेंगे, जो मर्ज़ी बनाते रहेंगे और उनमें तरमीमें करते रहेंगे। कुरान या अल्लाह के निज़ाम का इन्हें मसला ये है कि उसमें तरमीम नहीं कर सकते, इसलिए उसे कोई अप्लाई नहीं करता। ये हमारी आपस की गुफ्तगू। बाकी हम फिर भी इन सारे मसलों के लिए भी आप सब लोगों को भी, नए हाउस ऑफिसरों को भी यही कहेंगे कि वो 7 दिन सूरह रहमान सुने और अपनी अपनी प्रोफेसर साहिबा की सेहत के लिए दुआ करें, जहनी सेहत के लिए। ठीक है, मेरी वन लाइनर टेस्टमनी इसके बाद कि अगर गायनी की रोटेशन के बाद मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ तो सिर्फ दुआ की वजह से हुआ है, वरना फिर जो आगे वाली ड्यूटी थी ना वो नहीं थी होनी कभी भी ज़िंदगी में, कोई भी था करना। जो गायनी वाली आपकी हाउस जॉब थी, वो इतनी हॉरर स्टोरीज हैं आपके पास, ये वो इतनी जालिमाना कि वो शायद आपका नर्वस ब्रेकडाउन ही हो जाता, लेकिन आपने दुआ की वजह से सरवाइव कर लिया। मेरी बातों की वजह से कि मैंने हौसला दिया कि बेटा ठीक है, मरन दो लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर्स की भी मतलब अगर आपने गायनोकोलॉजिस्ट बनना ही है, अगर आपने इतनी एम्पैथी नहीं है कि आप ड्यूटी दे सकते हो उस टाइम पे, तो फिर गायनी करो ना। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे जब काफ़ी लेबर पेन है और उसके साथ इतनी ज़्यादा करनी है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, फिर उसका अगर आप अपने हॉस्टल में सो रहे हो, आपने LHV की ड्यूटी लगाई है, फिर डिलीवरी कराई और फिर बाद में यूट्राइन की वर्जन हो रही है या 4th डिग्री क्लियर हो रही है और बाद में अगले दिन आपने डिस्चार्ज करते हुए आपका शौक चढ़ा है कि चलो मैं एक PV करके देख लेती हूँ क्योंकि बाद में केस मेरे पे पढ़ना है। फिर आपको पता चला है कि अब तो फिस्टुला बन गया है, अब तो बड़ा कुछ हो गया है, 4th डिग्री क्लियर हो गया है। फिर उस टाइम पे आप अपनी ईगो पे कॉम्प्रोमाइज़ करके HOD गायनोकोलॉजिस्ट जो मेल है उससे कह लेते हो कि मेरे साथ केस में हेल्प कर दे। लेकिन जब वो उसके बाद आपको फॉलोअप में कोई चीज़ कहता है कि पेशेंट की ये चीज़ देख लो, लेकिन उसी टाइम में आपका अल्लाह ताला जो होते हैं वो फिर आपको भूल जाते हैं। अब माइक पास क्यों नहीं कर अब? क्योंकि मैं कुछ गलत बोलने लगी थी। अच्छा, नहीं तो वो लोगों को अगर खौफे खुदा हो तो बेटा ये सारी चीज़ें हो ना। तो अगर एक बंदी है वो हिजाब कर रही है, वो जब इस तरह के उस पर केस पड़ जाता है तब वो उसका विर्द ही नहीं ख़त्म हो रहा। तो पहले जब हॉस्टल में सोई मरी हुई हैं तब उन्हें कुछ नहीं पता। जब उनकी फ़ाइल उनके नाम पे बन रही है और वो LHV केस कर रही है और कोई PGR नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अगर एक 25 ईयर ओल्ड लड़की जिसकी एज मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, अगर वो यूट्राइन इवर्जन जैसी पेन बर्दाश्त कर रही है तो उसके बाद उसका विर्द काम आ जाएगा उसके, या उसके बाद उससे अल्लाह ताला ने हज करा दिया, उसका हज काम आ जाएगा। मतलब आ भी जाए, डोंट केयर, लेकिन फिर आप गायनोकोलॉजिस्ट बने क्यों जब आप में इतनी एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं है। सर ये एज एम्पैथेटिक डॉक्टर बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, कोई गलत बात नहीं करनी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैंने दोनों तरफ से देखा है। तो डॉक्टर्स के साथ घर में भी हॉस्पिटल में भी एक्सपेक्टेशंस ही हैं, वो भी इंसान हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मुझे अब ज़्यादा चीज़ नज़र आ रही है, जैसे ख़ास तौर पे अब हालांकि मैं फोरेंसिक में हूँ तो वहाँ पे बहुत कम पेशेंट होते थे, जैसे जैसे प्राइवेटाइज़ किया है तो इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है। और मैं 2019 में अपॉइंट हुई थी इस सीट पे, अभी तक मैं ही जूनियर हूँ अपने डिपार्टमेंट में। डॉक्टर्स की सीटें हैं नहीं हैं, जो भी वो एक मोनोपली या कुछ भी जो सिस्टम है, लेकिन एक डॉक्टर को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया जाता है उसकी मेंटली फ़िज़िकल हेल्थ को। ये जो बात कर रही हैं मैंने इसलिए की कि पेशेंट को ये देखनी है
लेकिन वो जो डॉक्टर, उसको भी ये ऐसे ही फील होता होगा उस वक्त, पता नहीं वो शायद अगर वो 4 घंटे की नींद ना ले तो वो उस हालत में करे तो वो ज़्यादा ख़राब करे। एक मतलब मुझे ये लगता है कि डॉक्टर्स अब ना कम हैं और काम ज़्यादा है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट में। जैसे मेरी फ्रेंड है मरियम, तो वो मुझे ये बताती है कि इंडस हॉस्पिटल में वो पहले काम करती थी, अब वो प्राइवेटाइज हो गया तो वो कहीं और गई है। तो उसकी सुबह 8 से 5 बजे तक ड्यूटी होती है और वो नॉन स्टॉप पेशेंट चेक करती है, ओपीडी पेशेंट चेक करती है, और वो एक दिन में 400 पेशेंट 200 पेशेंट वो अकेली बंदी चेक करती है। उसके बावजूद भी वहाँ पे एमएस आके बोलता रहता है, दूसरे लोग आके बोलते रहते हैं कि भाई ये पेशेंट रह गया, ये रह गया। और वो उस बंदी को, मैं उस बंदी को जानती हूँ, मतलब मैं अपने बारे में ये कबूल कर सकती हूँ कि हाँ मैं नेग्लिजेंस हो जाऊँ या मैं ज़रा कर लूँ कि अपने लिए, लेकिन वो बंदी जो सी है ना, अगर उसने काम शुरू किया ना, जब तक उसने ख़त्म नहीं ना करना, उसने बैठना नहीं है। तो डॉक्टर्स का ये भी अब हम सिर्फ ये कहते, और दूसरा ये कि मोनोपोली अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसी बना दी गई है कि सारा करता धरता ना ठेका भी वो दिखा रहे हैं कि हम डॉक्टर्स को ही दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनको बजट दे दिया जा रहा है, इतने में करना है। और फिर जैसे आपने वो बात की कि मेडिसिन, जैसे इन्होंने कहा कि मैडम ने कहा कि वो सारी कटवा दो, पीछे से फ़ोन आता है, प्रेशर आता है, ये चीज़ मतलब आप ये तो भी स्टार्ट में है ना, मतलब मुझे तो हो गया टाइम, तो इसलिए मुझे चीज़ पता है, नज़र आने में ना डॉक्टर बुरा है, आवाम पकड़ती है डॉक्टर का गिरेबान, पीछे करने वाले कौन है वो किसी को नज़र नहीं आता। ये तो वो सिर्फ जंगल का कानून है कि हुकूमत करने के लिए ना रोटी का वो, तो अगर आप इंसाफ करोगे ना तो फिर किसी को शऊर आएगा, वो आपको पकड़ लेगा। लेकिन जब आप नाइंसाफ़ी करोगे, आप अपने पास गोश्त का ज़्यादा टुकड़ा रख लो और उस बाद में दो, वो गीदड़ कहेगा अच्छा मैंने, तो वो फिर हुकूमत करने का यही तरीका होता है। और वही सारी चीज़ है, इसमें डॉक्टर्स को सिर्फ फ्रंट पे दिखा के ना, मुझे लगता है कि ज़्यादा ही बदनाम किया जा रहा है। बाहर के मुल्क में जाते हैं, और क्यों जा रहे हैं डॉक्टर्स, मैंने पहले कभी मैंने सोचा ही नहीं था मैं बाहर का एग्ज़ाम दूंगी, मैं बाहर जाऊंगी, बहुत मुझे था मैं यहाँ पे ही रहूँगी। लेकिन एट द एंड फ्रस्ट्रेटेड होकर मैंने कहा अच्छा मैं बाहर के एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, बाहर चले जाती हूँ कि सीख लूँगी और फिर इधर आके कर लूँगी। कि यहाँ पे आपको उस तरह से जो है ना सीट्स ही नहीं है, अगर आप काम करना चाहते हैं सीट्स नहीं है, प्राइवेट में आप चले जाएंगे या कुछ भी, तो वो आपको पे वगैरह, पे तो एक कम चीज़ आ जाती है, लेकिन हर जगह पे मोनोपोलीज है। डॉक्टर भी तो इंसान है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए, दिमाग को रेस्ट चाहिए, उसके जिस्म को रेस्ट चाहिए। और जो कम्युनिकेशन है हर तरफ से ना, मुझे लगता है डॉक्टर्स को बस आगे कर दिया गया है कि ना इसको पंचिंग बैग की तरह इसको मारो अब, और आवाम जो है ना दूसरों को देखती नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि ना जानबूझ के यहाँ जो भी किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि सारी जो क्रीम नेशन है ना वो चली जाए बाहर, यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो बस ये टिकटॉक पे लगे रहे, मीडिया पे लगे रहे, उससे ये खुश हैं कि जिनको होश ना है। जो असल जो सही क्रीम है, ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं, सब होते हैं, लेकिन जो मेहनती करने वाले हैं ना उनको बाहर किया जा रहा है। और इस तरीके से जब हम डॉक्टर्स आपस में भी लड़ते हैं या कोई बात करते हैं, हम आपस में ही लड़े जा रहे हैं, असल जो हैं वो तो बैठ के तमाशा देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ा हुआ है। और सीनियर को कहने हैं, जूनियर को कहने हैं, सीनियर पे इतना प्रेशर होता है उनको, वो अलहदा, मतलब वो समटाइम्स वो आप दुआ के वजह से ही मुझे ये चीज़ें समझ आना शुरू हुई कि मुझे भी लगता था कि यार ये बंदा ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, लेकिन पीछे जब मुझे बात पता चलती है, जब मैं चुप करके मैं ऑब्जर्व करती थी, तो फिर मुझे पता चलता था इस बेचारे के तो हाथ में ही कुछ नहीं है, इसको तो बस आगे किया हुआ है, पीछे से ये हो रहा है, पीछे से वो हो रहा है। तो वो मेरा ख्याल है दोनों पॉइंट्स देखने चाहिए, और डॉक्टर्स को, उसके घर वालों को भी और दूसरे डॉक्टर्स को भी वो समझना चाहिए कि वो भी इंसान ही है। हम आपस में भी एक दूसरे की इतनी ज़्यादा लेग पुलिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पे निकालते हैं, चाहे सीनियर्स हों चाहे जूनियर हों। मतलब मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स अब ना कोई भी खुशी से उस तरह से, अब ज़्यादातर सर्वाइवल का ये बन गया है कि टू बी ऑनेस्ट पिछले दिनों में मेरा अपना ये हिसाब हो गया था, अच्छा अगर अपने आप को बचाना ना तो फिर टॉक्सिक ही हो जाओ, सारों को ना तुम के रखो ताकि खुद बच जाओ, कि इतना हो गया था। लेकिन आपको दुआ की वजह से आप आ जाते हैं कि अच्छा नहीं भाई मैंने नहीं होना, तो नहीं, एक ना फिर आपको सिखाया जाता है दुआ में कि ना आपने एक बाउंड्री रखनी है, आपने एम्पैथिक भी रहना है, लेकिन आपने जालिम को जुल्म से भी रोकना है। तो ये चीज़ें लेकिन स्टेप बाय स्टेप आती हैं, इसमें हम ना मतलब मुझे बेसिकली अच्छा नहीं लगा कि डॉक्टर्स को किया जा रहा है इस तरह। दूसरे पॉइंट्स से भी देखें, ऐसे तो जनरल अवाम है वो आए दिन गायनी में, एमरजेंसी में लड़कियां हों, मेल डॉक्टर हो, फीमेल हो, उनका आके उन्होंने गिरेबान पकड़ा होता है। एक मैं फोरेंसिक में केस करती हूँ,
एक दफ़ा मुझे कुछ स्टेटमेंट देते हैं, जब मैं वो केस कर देती हूँ उसके बाद जब उनकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं आता तो वो स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, उस टाइम वो मेरे पे वो बात आ जाती है। तो चीज़ें दोनों तरफ से देखनी चाहिए, सिर्फ एक मतलब एम्पैथिक हम हो लेकिन हम दूसरे इंसान को भी तो इंसान समझें। अगर वो सोएगी नहीं तो वो ड्यूटी कैसे करेगी? गायनी की वाकई बहुत हेक्टिक होती है, इतनी हेक्टिक होती है कि मैंने हाउस जॉब में की ही नहीं थी। मैं फाइनल ईयर में ही वो ऑब्ज़र्व करके ना तो मैंने कहा था मैं नहीं गायनी में जा सकती। तो लेकिन लोग कम हैं, बहुत ज़्यादा कम है, और गायनी में तो ना औरतों को इंसान ही नहीं समझती, वैसे घर में भी नहीं समझती एक दूसरे पे। मर्दों को भी औरतों ने ही ख़राब किया हुआ है, और औरतों ने भी आपस में ना एक दूसरे पे खुद ही जुल्म किया हुआ है। बेटों की शक्ल में हो जाए, शोहर की शक्ल में हो जाए, खुद ही ये ख़राब किया हुआ है। औरत मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं खुद औरत हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि चाहे बेटा हो, शोहर हो, जो भी हो ना, उनको ख़राब ही हमने किया। पहले ना उनको छितर मारने के जाए ना अपने आप को मारने चाहिए कि भाई मैंने अपने बेटे की ये तरबियत नहीं की, मैंने ये नहीं किया। और ये गायनी में और दूसरी जगह पे भी जहाँ पे भी मैंने देखा ना, मेल जो डॉक्टर होगा ना वो फिर ज़रा ना लिहाज कर लेता है, वो फिर ज़रा लाइट मूड में आ जाता है। लेकिन जो फीमेल डॉक्टर है या जो फीमेल सीनियर होते हैं ना, वो आपको मेंटली तौर पे इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं ना कि जिसके कहने की कोई हद नहीं है। वो तो मतलब कि आप अगर सामने रो भी लोगे तो वो नहीं बर्दाश्त, मतलब कि वो उनको आपके रोने पे भी गुस्सा आता है, वो आप पे और ज़्यादा फिर करते हैं चढ़ाई। और इसी तरह गायनी में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, एक दूसरे को इंसान, हमें लगता है सिर्फ हम इंसान हैं, दूसरा बंदा इंसान नहीं है। ये बड़ा मसला है हमारे साथ। हमें लगता है हम सबके लिए करें, लेकिन एक बाउंड्री रखनी चाहिए। ये मुझे एक मेरी कुलीग की अम्मी मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि ना एम्पैथिक होना अच्छी बात है, लेकिन ना हर चीज़ की एक बाउंड्री सेट करो, तो उससे ना तुम ज़्यादा दबोगी और ना ही ना लोगों को जुल्म। क्योंकि आप और मैडम डॉक्टर किरण ने भी मुझे यही बताया कि ना जालिम का हाथ भी तो रोकना है ना। अगर आप जालिम का हाथ नहीं रोक रहे और अपने ऊपर ही करी जा रहे हैं कि आपको भाई अल्लाह ताला ने अल्लाह ने बड़ी वो दिया हुआ है, दर्द दिया हुआ है, तो आप ज़रा उसको बाउंड्री में लेके आओ कि अपने आप को भी यूटिलाइज करो, लेकिन दूसरे जालिम को भी ज़रा उसको रोकने की कोशिश करो। टोटली वो नहीं हो जाना, अल्लाह के सामने सरेंडर करना है, लोगों के सामने नहीं करना। अरे पता नहीं मेरे दिल में जो जो था मैं बोल गई हूँ, इसमें काफ़ी कुछ ही बोल गई हूँ। मैं तो तकरीबन अब रिटायरमेंट के करीब हूँ, थोड़ा सा टाइम रह गया। ये बिल्कुल 2 बडिंग हाउस ऑफिसर्स हैं, ये उनकी जस्ट कंप्लीट हुई है, वो अभी हाउस जॉब से गुजर रही है। आप माशाल्लाह 7-8 साल शायद आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा, 5-6 साल बाद। तो वो जो बात कर रही थी और आप जो बात कर रही थी, वो बात कर रही थी अपने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बोल रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जिसे कह लो कि ओवरहॉलिंग होने वाली है। वो हॉस्पिटल जो आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले 300 बेड का बना था, उसके लिए जितने डॉक्टर्स और नर्सेज एलोकेट किए गए थे, आज वो 1700 बेड का हो गया। तो उसके साथ डॉक्टर्स और नर्सेज उस तरह से नहीं बढ़े हैं, ठीक, बहुत कम है, ये तो आपकी बात ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि डॉक्टर्स हैं नहीं है, डॉक्टर्स फ्री फिर रहे हैं, जॉबलेस है ये सारा। वो अब गवर्नमेंट्स हमारी जो भी हमारा जो वैसे पॉलिटिकल सेटअप चल रहा है या जिस तरह भी चल रहा है कि वो नहीं है, रेगुलर उस तरह हायरिंग्स नहीं हुई। फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वजह से बहुत से डॉक्टर्स ऐसे आए जिनको स्टैंडर्ड वो नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग जी। लेकिन फिर भी वो आ जाएं तो काम वो सीखते हैं, करते हैं, सारा कुछ वो होता। लेकिन ये नहीं है कि एक डॉक्टर्स कम हैं। एक मिनिस्टर साहब ने आज से चंद साल पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि आवारा कुत्ते कम हैं इस मुल्क में और डॉक्टर्स ज़्यादा हैं। सर रिक्रूट ही नहीं करते ना, ठीक है ना। तो वो बल्कि वाकई अभी पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो हैं मेरे हिसाब में वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वजह से बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और उनका उस तरह से आगे जो है जॉब स्ट्रक्चर उस तरह है नहीं है कि वो एडजस्ट होंगे। फिर वो बाहर जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशन ही चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं। जहाँ तक ये पर्टिकुलर केस की बात कर रही हैं, कोई डॉक्टर जो है वो जाके सोया हुआ अपनी ड्यूटी पे,
चाहे हॉस्टल में कहीं। मैं आपकी बात से ये मैं एग्री करता हूँ कि गायनी की ड्यूटी कंसेक्टिव 36 आवर्स होती हैं, बड़ी टफ़ होती है, और गायनी की इमरजेंसी कंटिन्यूस चल रही होती है, और आपकी कंटिन्यूस पेशेंट्स, फिर सरकारी अस्पतालों में तो एक बेड पे 2 पेशेंट डाले होते हैं, 3 डाले होते हैं। फिर आपके साथ हेल्पिंग के लिए जो नर्सेज, जो पैरामेडिक्स, जो अमला है वो भी कम होता है। और अगर मज़ीद आप पेरिफेरी पे चले जाएं, जैसे वो सियालकोट के इलाके में शायद बात कर रही थी, या जिस इलाके में थी वहाँ THQ लेवल का हॉस्पिटल होगा या DHQ लेवल का हॉस्पिटल होगा, वहाँ और अमला कम होगा। इमरजेंसी सियालकोट खुद एक बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा एक शहर है, और इर्द गिर्द से उसके ड्रेनिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो इमरजेंसीज आती भी होंगी, ठीक है। अब उसमें जो डॉक्टर ड्यूटी पे है, 1 है, 2 हैं, या वो अकेली एक PGR है, उसकी 36 आवर्स ड्यूटी है, डेफिनेटली उसने बीच में सोना है, उसने जाना है। और उसको सीनियर की तरफ से यही होता है कि शोर नहीं पड़ना चाहिए, हमारी तरफ से जो मर्ज़ी कर, ठीक है। हाँ। ये नहीं देखा जाता कि कितने पेशेंट आ रहे हैं, एक बंदे की फ़िज़िकल एबिलिटी कितनी है। उसके साथ अगर हाउस ऑफिसर आ गए हैं, वो तो सिर्फ खड़े हैं, उन्हें सीखना है, वो थोड़ी इंडिपेंडेंट कर सकते। LHV जो है वो शेरनी बनी होती है, फिर उसने शाम को क्लिनिक करना होता है, वो वहीं से सीख के सारा, वो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन जो नया हाउस ऑफिसर होता है वो तो इस सिनेरियो को नहीं जानता, वो परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है, या वो क्यों सोई हुई थी, या क्यों गई हुई थी। वो तो जब रोस्टर को ये लोग देखते हैं या उसमें से अगर गुजरते हैं तो उन्हें पता चलता है। समटाइम्स ये भी होता है कि वो डॉक्टर साहब खुद भी 2 जगह जॉब कर रहे होते हैं। तो अब ये मसला है, ठीक है। एक जगह जब उसकी सैलरी कम है, उसने अपने रिसोर्सेज भी करने हैं, सारा कुछ करना है, या पोस्ट ग्रेजुएशन एक जगह कर रहा है, दूसरी जगह वैसे जॉब कर रहा है, तो फिर उसने नींद भी पूरी करनी है। उसमें ये इमरजेंसीज़ में पेशेंट सफ़र करते हैं। अब इन अस्पतालों में आते कौन से मरीज़ हैं? गरीब, ठीक है, पे बहुत कम कर सकते हैं, है नहीं है। हमारे मुआशरे में, हमारे लोगों में मजबूरी ये है कि गरीब के पास तो पहले ही कुछ नहीं है, वो इसीलिए तो इन अस्पतालों में आता है। उसने क्या टैक्स देना है या नहीं देना, जिन्होंने देना है उन्होंने खुद अपने अस्पताल खोले हुए होते हैं। वो इन हॉस्पिटल्स के हालात इसलिए भी बेहतर नहीं होने देना चाहते कि लोग प्राइवेट सेटअप में फिर आएँ। ये सारा का सारा मुआशरा जो है, इसलिए मैंने कहा ना कि हम नाम के मुसलमान हैं, या वो कहती है कि उसने अबाया किया हुआ है, या तस्बीह पकड़ी हुई है, या वो ज़िक्र अस्कार कर रही है, वो उसका अपना काम चल रहा है। जैसे एक खां साहब, पहले बड़ा ट्रेंड होता था, बड़े कम हो गए हैं, तो कई खां साहब महल्लों में फिर के वो पेशावर से आते थे, उनके पास काफ़ी सामान उन्हें उठाया होता था, जूसर, ब्लेंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो शायद स्मगलिंग का सामान होता था, शीशे के गिलास और क्या क्रॉकरी सेट स्मगल्ड आइटम है जी, ये इम्पोर्टेड हैं, या कपड़ा इस तरह का उनके पास होता था। तो अब वो कह रहा है कि ये मशीन 5000 की है, आप उसे थोड़ी देर बारगेन करें और अचानक आप उसे कह देंगे ये मैं 2 ले लूँगा लेकिन 2000 में लूँगा, वो कहेगा ये नहीं हो सकता, ये 8000 में 2 हो सकती हैं। आप कहेगा ठीक है जाओ, चलो ठीक है लाओ इधर 5000 दो, तो दोनों ले लो। नहीं नहीं मैंने 2000 ही देना है, आप पड़े रहें। तो मेरा ख्याल है 2500 में वो दे देगा। साथ ही वो क्या देगा, मैं वज़ू कर लूँ आपके इधर पानी में, इधर नमाज़ पढ़ लूँ। अगर आप उसे नमाज की, जब मेरे जैसे बच्चे इसकी तरह पूछ लेते थे कई बार कि ये 8-10 हज़ार की चीज़ तुम दे रहे थे, अब ये तुमने 2000 की दे दी है, उधर से तुम नमाज पढ़ रहे हो। वो कहते ये मेरा मज़हब है, ये मेरा कारोबार है। उन्होंने दोनों चीज़ें अलहदा रखी होती, ठीक है, दोनों कंफ्यूज नहीं होने दे रहा होता। तो काफ़ी बचपन के मुझे जवाब याद है कि मैं बड़ा परेशान हो के वो देखता था कि ये क्या हो रहा है, और उसने आगे से बड़े आराम से कह देना कि ये मेरा मज़हब है और ये मेरा कारोबार है। हालांकि दीन जो है हमारा वो सारा कुछ कह रहा है कि ये जो लाइफ है यही सारी की सारी खौफ खुदा के साथ है, यही आपका अल्लाह का जिक्र है कि अगर आप अपने कारोबार में आपको ये नज़र आ रहा है, या काम में, या डॉक्टरी में, या ड्यूटी पे आप इस तरीके से कर रहे हैं कि यार मेरा अल्लाह देख रहा है, आप उस मरीज़ को भी जवाब देनी है, आप उसके अटेंडेंट को भी जवाब देनी है, अपने जूनियर डॉक्टर को भी जवाब देनी है, आप अपने अल्लाह को जवाब दें, और आप वाकई उस अल्लाह को मानते हैं और उसकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं कि यार वो देख रहा है, या जैसे मैं बच्ची को कह रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे होते हैं, तो फिर आपसे ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप बस इसको मज़हब के तौर पे आपने रखा हुआ है और वो अलहदा से टाइम वज़ू करके आपने कर लेना है और बाकी अलहदा कर लेना है, तो वो फिर गुजारा चल जाता है, फिर कन्फ्यूजन नहीं होती बंदे को। वो इस तरह के बच्चे कन्फ्यूज़ होते रहते हैं
कि यार हमने पैंट पहनी हुई है, हमने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, हम तस्बीह भी नहीं पढ़ रहे, नमाज भी नहीं पढ़ रहे, हम गुनाहगार भी हैं, हम काफिर भी हैं, ए नमाज भी पूरी पढ़ ली है इन्होंने, बंदा भी मार देता है इन्होंने, तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। ठीक है। बाकी जो दूसरी बात आप कर रही हैं कि ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादती करती हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, वो है काफ़ी हद तक। वो जिस तरह कायदा उन्होंने कहा अच्छी माएँ दो मैं अच्छी कौम देता हूँ, या कहा गया कि ख़वातीन की एजुकेशन होनी चाहिए, या ख़वातीन को अगर आप ट्रेन कर देंगे, कई लोग कहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि ख़वातीन अगर मॉरली स्ट्रांग हो तो वो फिर एक स्ट्रांग नेशन बनाने में भी बड़ा रोल उनका होता है, या एक किसी भी कामयाब शख्सियत के पीछे एक अच्छी खातून जो है, जो मॉरली स्ट्रांग खातून है, उसका बड़ा रोल होता है। नहीं तो फिर तबाही होती है। ठीक है, वो है, वो होता है, जो भी हो जाए, वो तो आपकी बातें ठीक हैं, आप जो भी आप कह रही हैं। बाकी ये बच्चे जो कि जूनियर हैं, अभी नए हैं, जज्बे इनके सच्चे हैं, उमंगें जवां हैं, और ख्यालात इनके बड़े प्योर हैं, और ये अपनी सर जगह वो जो जो देख रहे ये हैं। भी एक मेन चीज़, सॉरी जी। बात काट दी, वो जो मतलब मैंने ये नोट किया कि हॉस्पिटल में भी जो पोजीशन मिली होती है ना, कुछ अथॉरिटी मिली होती है कुछ करने वाली, वो अगर आप उन बच्चों का बैकग्राउंड देखें तो वो सारा दूसरा ही होता है। वो ये नहीं होता वो हम में से मैं या ये इनको वो वाली सीट नहीं मिली होती, और अगर हम बैठे भी होंगे ना तो हमें किसी खुदे लाइन पे लगाया होगा जहाँ पे ना हम सिर्फ सीनियर के ना बस साइन ही करेंगे, उससे और कुछ नहीं करेंगे। तो अथॉरिटी मतलब असल जो चीज़ है ना, वो अब प्राइवेटाइज में जो बच्चे आते हैं, ठीक है वो आते हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, लेकिन ये क्यों वो किया गया उन्होंने, मतलब वो आप वाली बात कि हर जगह पे अपना बंदा बिठाना होता है ना, तो वो प्राइवेट करके बिठा दो, तो वो आम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो नीचे वाला बंदा होता है, वो तो अल्लाह ही अगर आगे लेके जाए तो लेके जाए, वो हम खुद लड़के या वैसे तो नहीं, या फिर हमें पहले इनके साथ मिलना पड़ता है कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, या टोटली अल्लाह पे तवक्कल कि अल्लाह ताला हमें आगे लेके जाए, और फिर अल्लाह ने अगर कोई काम कराना है तो करें। अदरवाइज़ तो हर जगह पे अपना अपना बंदा हर एक ने बिठाया हुआ है, दोनों टीमों ने अपना बंदा बिठाया हुआ है, तो जिधर जिसका जोर चल जाए। तो मतलब मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपको शायद समझ आ गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया आप क्या कहेंगे। कौन सी दो टीमों ने अपना अपना बंदा बिठाया होता है? सर दो ही टीमें होती हैं ना, तो मसलन कौन सी दो टीमें? एक आप जो हमदर्द दवा खाना कह लें। अच्छा, आप है? कहना चाह रही और हैं कि एक ज़रा अल्लाह की नफसान। टीम या हाँ खुदा जी। खौफी वाले होते हैं, हाँ जी, और एक जो है नफसानी हाँ जी, ख्वाहिशात के नफ्स परस्त होते हाँ। हैं। ये और कहना जो चाह बीच रही में हैं? वाले होते हैं ना, जैसे मैं इधर से गुजरी हूँ तो हमारे हम पे पूरा जोर लगाया जाता है इस लिहाज से कि हम उधर मुड़ें, और हम पैसों के लिए जैसे मतलब मेरे साथ वाली जोन सी हैं वो कंसल्टेंट, उनका एग्ज़ाम माशाल्लाह से पास हो गया, या बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, तो हमारी तरफ दोनों तरफ से पुल होता है कि इधर आना है या उधर आना है। तो वो तो मतलब एक जंग ही चल रही होती है अपने साथ भी और सबके साथ भी। तो यही देखने ज़िंदगी में, है हाँ। कि आपको दोनों ग्रुप नज़र आ रहे होते हैं। हाँ, एक खुदा खौफी वाले भी नज़र आ रहे होते हैं, एपरेंटली शायद वो दुनियादारी में इतने कामयाब नहीं होते, या खुडे लाइन लगे होते हैं, या लगता है कि ये बड़ा सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। और एक नफ्स प्रस्त होते हैं जो तरक्की भी कर रहे होते हैं, आपस में भी इकट्ठे होते हैं, मिल बांट के भी खा रहे और वो होते जो हैं। चाहते हैं वैसे हो भी जाता है, उन्हें सारा कुछ मिल जाता है जैसे वो कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे से मांगी दुनिया थी, तो फिर मैंने उन्हें दुनिया दे दी है, तो उनके लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है। इसी तरह जो मुनाफिक हैं उनके नसीबे में हिदायत नहीं होती। ठीक, वो प्रिटेंड चाहे अपने आप को रिलीजियस करते रहें, अच्छा करते रहें, जैसे मर्जी करते रहें, और अंदर खाते जो मर्जी करते रहें, लेकिन उनका अंजाम बहुत खौफनाक है। उनसे कहीं बेहतर होते हैं वो लोग जो ओपनली कहते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैंने तो नहीं करना, मैंने ये गलत ही करना, मैंने ऐसे ही करना, मैं तो ऐसे करना है। ये उनसे भी बेहतर होते हैं। और जहाँ तक खुदा खौफी वाले हैं, ये होते भी कम हैं। ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले तो ख़ुद को सेव करना होता है, ये अपने रास्ते पे रहना होता है। इन्हें भी प्रेशराइज़ किया जाता है, इन्हें भी अट्रैक्ट भी किया जाता है, पुश भी किया जाता है, पुल भी किया जाता है।
तो इन्होंने सबसे पहले तो अपने पैर जमाने होते हैं या अपनी हक का जो अलम बुलंद किया होता है या इनके नज़दीक जो राइट और रॉन्ग होता है इन्होंने कम से कम उसको नहीं छोड़ना होता। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टेप फिर ये होता है कि ये गलत को गलत कहें या उसके खिलाफ स्टैंड लें। वो कम होते हैं लेकिन लेते हैं, ठीक है। उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस कई बार उन्हें सफ़र करने पड़ते हैं, लेकिन फिर हक की राह में तो ये सारा कुछ होता है। मैं आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन एक वैसे आजकल जो है ना मेरे दिमाग में बात चली थी कि मतलब हमारा दिमाग में भी तो हमारे साथ प्ले करता है ना कि ये ऐसे है ये ऐसे है, उसमें वही चीज़ें कि नेगेटिव चीज़ें हमें दिखाता है या हम सोचते हैं, ओवर थिंकिंग में जाते हैं। तो मैं एक वैसी पिछले दिनों सोच रही थी और अभी भी मेरे ये है कि हमें पता है कि ठीक है हमें शैतान वल गिरा है ना, तो लेकिन अल्लाह मियाँ को मतलब को मशवरा तो नहीं दे सकते, लेकिन वैसे ही कि अल्लाह मियाँ हमें साथ साथ तो थोड़ा थोड़ा करते रहा करें ना कि हम शैतान को भी चपेट कर आएँ कि ये देखो अभी अल्लाह मियाँ ने ये किया, मैंने ये किया था ना, तो ये देखो ये हो गया, ठीक है तो ये हो गया, तो अब ना नेक्स्ट भी हो जाएगा, तो तुम इतने ना मेरे सर पे ना चढ़ो। तो हम शैतान को भी हम भी तो चुप कराएं ना उसको। शैतान ही बस हमारे साथ लड़ी जाता है, हमारे दिमाग में डाला जाता है, एक कोई चपेट हम कराने के लिए कोई चीज़ हम भी मतलब समझ रहे हैं आप कि उसको अब हम भी दिखाएं कि ये देखो ये चीज़ ना, तो ज़रा तुम ज़रा चुप करो अब। हाँ हम उसको तो भी चुप कराएं। बिल्कुल नहीं मना कि ये तो आपको शैतान को तो आप जितनी मर्जी चपेड़े कराएं, नहीं उसके लिए कुछ ज़रूरी है ना कि वो मतलब कुछ तो साथ साथ होता है। काफ़ी मॉरल करेज चाहिए होती है, उसके लिए काफ़ी हिम्मत मतलब भी शायद चाहिए कोई होती काम है हो जाए ना। और लॉस भी हो सकता है और सारे फेस करने की हौसला भी होना चाहिए। हक पे डटना जो है वो आसान काम नहीं होता, लेकिन उसका रिवॉर्ड बड़ा है और वो अल्लाह के ज़ुम्मे है। दुनिया हो सकता है आपको कुछ ना फिर भी दे, बल्कि आपको स्टिल मिसअंडरस्टूड भी किया जाए। लॉस ही होगा, बेनिफिट नहीं नहीं, होगा कि दुनिया में benefit हो बेनिफिट सकता है। दिखाने के लिए कह रही हूँ कि हम दुनिया में benefit बेनिफिट अल्लाह दे नहीं दे वो उसकी मर्जी है, ठीक है, ये उसकी मर्जी का हिस्सा है, वो क्या करता है। आपके ज़ुम्मे अपने हिस्से की एफर्ट और स्टैंड होता है। जी अब्दुल्ला, आपने कोई क्वेश्चन करना है? क्या नाम था आपका? व्हाट इज योर नेम? यस हेलो, व्हाट इज योर नेम? हुसैन, सॉरी। सो आपने माइक पकड़ा हुआ था, आपने कोई क्वेश्चन करना था? नो अच्छा, वैसे ही बैठे हुए थे। मैं तो इसलिए आपा से बात ख़त्म की कि शायद आप बार बार बीच में माइक पकड़ रहे थे, तो आई थॉट कि यू हैव टू आस्क समथिंग। लो जी, वाइंड अप करिए कि कोई क्वेश्चन आंसर्स किसी के या इस डिस्कशन में किसी ने मज़ीद ने हिस्सा लेना है या किसी के कोई 14 तबक रोशन हो गए ये बातें सुन के। दुआ कर लें। कमल इधर हैं? आसिफ साहब या कमल? कॉल्स आ रही हैं वैसे, आज आपने लाइव कॉल्स लिखा हुआ था लेकिन हमें ली नहीं है। आप क्या करी जा रही हैं? ये हलवा भी बांटी जा रही हैं? मैं तो कहा नहीं तो आपसे कहूँ कि दुआ कराएं। चले मैं ही करा देता हूँ। अगर आप बांट रही हैं तो बांट लें, काम कर रहे हैं आप लोग। आंखें बंद करके चले, मैं उतनी देर कॉल ले लेता हूँ फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बाबा आहद बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। कोयटा वाला जो मेलबर्न होता है। जी 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 कोयटा वाला ऑस्ट्रेलिया से। जी 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 काफ़ी सलाम सलाम करना था आपको डॉक्टर बाबा। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपका? बस अल्लाह करम, आपकी दुआ और मेहरबानी। डॉक्टर बाबा एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी। जी प्लीज। जी मैं गया था घूमने मेलबर्न के आसपास, एक पहाड़ वाली जगह है फैमिली के साथ। तो वहाँ एक गिरी और थी, सॉरी बड़ा मतलब पुरसकून सा एरिया था। मतलब एक लेक थी वहाँ पे ना, बहुत पुरसकून सी जगह थी, एक लेक थी। तो मतलब काफी ऐसे सुकून और
फिर वाइफ भी थी साथ में, तो वाइफ ने कहा ये पत्थर के नीचे क्या है, तो पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं और पत्थर उठा लिया तो उसके नीचे एक तस्बीह थी। और वो काफी ऐसे उसमें दिल रहा है, पता नहीं है कोई स्पेशल तस्बीह, आई डोंट नो। तो फिर मैंने कहा आपको कुछ बता दूं कि ये है क्या। तस्बीह थी वो? जी तस्बीह, पत्थर के नीचे एक तस्बीह मिली, रेड कलर की। वो रेड कलर की, जी वो हो सकता है और किसी की आपसे पहले कोई वहाँ आया, किसी की वहाँ रह गई, गिर गई। हाँ, ये तो लॉजिकल वो है ना। पता नहीं मेरे दिल में ऐसा है, किसी ने पता नहीं मुझे दिया है, आई डोंट नो। मैंने कहा किसी ने आपको दिए? हाँ, उधर एक बंदा भी था उधर टेबल पे अकेले कुछ लिख रहा था, तो ऐसे ही रामदुआ तो नहीं हुई, मतलब एक दफा ऐसे वो मुस्कुराया तो मैं भी मुस्कुराया, तो बात नहीं हुई और वो तस्वीर मैंने खैर ले ली, फिर गाड़ी में बैठा, फिर उसके बाद दिल में आया शायद वो बंदा कुछ था, आई डोंट नो, उसने दिया। कुछ भी नहीं था, मतलब मैंने कहा वो भी एक बंदा ही था। अच्छा, जी उस तस्वीर का अवसर मैं बस रख लूँ, ऐसा करूँ? कुछ नहीं, रख लें अगर आपने उसे एक सुवेनियर के तौर पे रखना है कि आपको वहाँ से मिली थी। अब आपने मुझे बताया नहीं था, लेकिन मेरे दिल में भी बस ऐसे ही आया कि जैसे वो ब्राइट रेड कलर की तस्वीर होगी और जैसे शाइनिंग स्टोन से होते हैं। हाँ, ऐसे मतलब उसका डिजाइन ऐसे ओल्ड, वो कहते हैं टर्किश डिजाइन है। मैंने मतलब ऐसे देखा, उसमें एक शाइनिंग सी वो लगी हुई है टॉप पे, एक रेड स्टोन। तो अरे मुझे बड़ा यूनिक लगा, तो मैंने आपसे कोई नहीं, शेयर करूं। किसी की रह गई होगी या कोई वहाँ रख गया होगा आपके लिए, एक अच्छी याद है ना, देखें। ठीक है, ठीक है। और इन दिनों डॉक्टर बाबा पता नहीं दिल कुछ नहीं लगता किसी चीज में, हालांकि मैं दुआ करवाता हूँ आसपास। कोई नहीं, मखलूक की खिदमत करते रहा करें, अल्लाह की खातिर मखलूक की खिदमत किया करें, हर सांस उसकी खातिर कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करें कि आप अपना कोई नुकसान ना करें, ठीक है, और किसी का भी ना करें, और अगर दूसरों का फ़ायदा कर सकें तो ये आइसिंग ऑन केक हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो कोशिश करें कि कोई ऐसा काम ना करें जिसका खुद आपको नुकसान हो, अपनी जान पे जुल्म ना करें, अपने आप से कम से कम प्यार करें, और फिर अगर इससे आगे बढ़ना चाहें तो दूसरों को भी किसी को तंग ना करें, कोई आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। ठीक, और अगर आपकी चैरिटी की वजह से, आपकी एम्पैथी की वजह से किसी का भला भी हो जाए, ये आइसिंग ऑन केक है। किसी को सहूलत हो जाए, किसी के लिए काम इजी हो जाए, किसी की मुश्किल आसान हो जाए, बस इतना काम कर लिया करें, और ये सब अल्लाह की खातिर किया करें और उसका शुक्र अदा किया करें अगर ऐसा कोई टास्क आप कर लें कि या अल्लाह तूने मुझे इसकी तौफीक दी। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस इतना ही एक काम कर लें। ठीक है, बस ये आपसे मिलने का बड़ा दिल करता है। मेरे से तो आप मिल के गए थे एक बार, आई थिंक 23 में शायद आप। हाँ, एक दो बार तो वो 2023 था। चलो, जब पाकिस्तान कहीं आएंगे तो लोकेशन ले लीजिएगा, नई जगह की, वहाँ आ जाइएगा। अल्लाह को मंजूर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सबको सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑस्ट्रेलिया वाले लगता है सारी जाग गए। बस ही लाइव चल रही है और जी सॉरी जी जी, अल्लाह का शुक्र, सब मस्त मस्त है जी। अच्छा, मेरे ना कुछ क्विकली 2-3 सवाल थे जी, तो मैं आपसे इजाजत दें तो मैं पूछ लूं? जी हुक्म।
अच्छा, ये जो पहला सवाल है ये थोड़ा सा मेरी एडवांस में थोड़ा सा माफी कि ये सवाल नहीं, थोड़ा सा फिक्री सा एक सवाल था। इससे पहले भी आप थोड़ा सा फरमा चुके हैं कि लोग जो हैं अपना मुल्क छोड़ के दारुल कुफ्र को चले जाते हैं। अपना मुल्क जो है वो धरती माँ और इस तरह से वो चले जाते हैं। और फिर स्पेशली लास्ट वीक में इससे ही मुझे थोड़ा सा ये खटका सा शुरू हो गया, तो मैंने कहा जी ये आप ही बात खोल सकते हैं अगर आप करम करें। तो अब वो एक साहब बैठे हुए थे, वो इंग्लैंड से मेरे ख्याल आए हुए थे, तो उनसे भी आपने ये फरमाया कि देखो ना मतलब अपना मुल्क छोड़ के चले गए हो और दारुल कुफ्र के मामलात, या फिर कुछ पाउंड्स का आपने जिक्र किया था कि पाउंड्स कमाने के लिए, तो इसको अगर थोड़ा सा कल्बी सुकून के लिए कुछ थोड़ा, मुझे फिक्र थोड़ी सी पिछले उससे उससे शुरू हो गई थी। मैं कॉल मिला रहा था उस दिन लास्ट वीक, आपने ना कॉल्स कोई नहीं ली थी, लाइव कॉल्स। और बाकी मामला ये होता है कि आप की जो चीजें हैं कितने आप मसरूफ हैं कि ना वो बात फोन करते हुए थोड़ा सा मुझे वो होता है कि मतलब पता नहीं कितने लोग जो है ना बहुत ज्यादा कुछ सीरियस हो सकता है, कोई किसी का बहुत ज्यादा बीमार होगा, तो किसी का मैं हक ना मार दूं फोन करके या आपका वो टाइम लेके। नहीं, वो जिसकी कॉल अटेंड हो रही होती है वो उसी का हक होता है। मैं कोई उसमें रैंडम ही काम चल रहा होता है। हाँ, आज मैं किसी एक बंदे को मैं कहा कि भाई मैं मान गया हूँ, मैं कहता था, तो आज एक पाकिस्तान से बाहर का काका या काकी है, तो वो कॉल कहीं कर रहे थे, मैं बिज़ी था, तो मैंने देखा उनकी मिस्ड कॉल्स हैं, तो मैं बिज़ी था, मैं और भी मिस्ड कॉल्स थी बहुत सी। तो अब मैंने दुआ सेशन शुरू करना था, मैं इधर पहुंचा ही, और नीचे मैं आके तो आई थिंक मैं चेंज कर रहा था शर्ट या क्या कर रहा था, मैं फ़ोन मेरे सामने पड़ा हुआ था, और ये बड़ा हैरान कुन वाक़या हुआ कि मैंने खुद अपने सामने मेरे फ़ोन पड़ा हुआ है और उनका नंबर डायल होना शुरू हो गया मेरे फ़ोन से। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो डायल किया नहीं है, ये तो आनी, अगर कॉल आ रही है या जा रही। पहले मैंने सोचा कि अब मैंने ऊपर जाना है, तो टाइम है इतना नहीं है, पता नहीं लंबी बात ना हो जाए, मैं दुआ सेशन जल्दी शुरू करना चाह रहा था। तो पहले रास्ते में कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, उसकी वजह से घर वाले ही मुझे रोज़ पुश करते हैं कि जल्दी शुरू किया करो और जल्दी ख़त्म किया करो। सर्दियां आ गई हैं और इस इलाके में फॉग बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों ने जाना भी होता है और लोग जा भी सकते हैं रात को ही 2-3 बजे 4 बजे माइंड अप किया करो। आजकल काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर, शादी भी है घर में इधर नेक्स्ट मंथ, तो वो इन चक्रों में मैंने उन्हें कहा कि जी मैं तो तैयार हो गया शाम को 6 बजे 7 बजे शायद, मैं जा रहा हूँ उधर। तो अब वो सारे मेरे साथ किसी वजह से 2-3 लोग और चल पड़े कि अच्छा हमने भी पहुँचना है, जल्दी जाना है, हमने आना है। रास्ते में फिर वो खुद ही उनके काम निकलते गए, तो बहरहाल वही हुआ कि जो हमारे बाद लेट आने वाली दूसरी गाड़ी घर से आ रही थी, जो हमारे से शायद 1.5 घंटा बाद चली थी, वो और हम इकट्ठे यहाँ पहुँचे, तो वो बड़े हैरान हो रहे कि यार तुम लोग अब पहुँचे, हमारे साथ पहुँचे, तो रह कहाँ गए थे। तो वो रास्ते में ही मुख्तलिफ़ कामों में ये चलता रहता है, मेरी ज़िंदगी की रूटीन ऐसी ही है। तो वो सब करते कराते मैं अब आके तो ऊपर आने के जल्दी में था, तो वो कॉल मेरे सामने डायल हो गई उधर। मैं अब ये भी नहीं था कि मैंने जस्ट फ़ोन रखा हो कि शायद, और मेरा फ़ोन लॉक पे था, तो ये भी नहीं हो सकता, मेरे कोई ईयरफोन नहीं थे कि वो सिरी बाजी जो है उन्होंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में नंबर कॉल किया हो। तो बहरहाल मैं हैरानी से वो कॉल ले ली और उनसे पूछा कि खैरियत थी, कोई इमरजेंसी थी, क्या थी। तो अब वो उन्होंने कहा नहीं कॉल तो आपने की है, और उन्होंने आगे से कॉल मेरी काटी, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर कॉल जा रही थी, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी कॉल को काट के ख़ुद डायल करते हैं कि मुझे शायद इंटरनेशनल कॉल ना पड़े, या जो भी उनकी सोच होती है। उन्होंने काटी कॉल और साथ ही रीडायल कर दी मुझे वापस, तो मैंने उठा ली। तो मैंने कहा जी खैरियत, कोई इमरजेंसी थी? उन्होंने कहा नहीं, बेल तो आपकी तरफ से आई है। मैं कहा नहीं, वो आपकी सुबह से 3-4 कॉल्स थी।
मैंने कहा हाँ, लेकिन वो आपने उस वक्त सुनी नहीं। तो मैंने कहा शायद सर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो मेरे कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह को मंजूर होगा तो खुद ही हो जाएगा। मैं कहा जी मैं आपकी शक्तियों को मान गया हूँ और आपकी जो भी कह लें तांग थी या कनेक्शन था या आपकी बात करनी थी, आपने अल्लाह ने आपसे करानी थी, आपकी जो भी इमरजेंसी थी या जो भी था, तो ये देखें कॉल ख़ुद मिली है। तो उन्होंने खैर मुझे पुराना जानते हैं या जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि ना करें मुझे ना मेरे बारे में वाह भरी जाए, हमारी कहाँ ये वो खिदमत, जैसे जैसे होता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो जिससे बात होनी होती है, उसने करानी होती है, वो करा देता है। अब अगर कॉलें ये होनी हो होर की हाल है सर जी, बस कुछ नहीं, थोड़ी आवाज़ सुननी सी सर, बस मैंने आपको सलूट करना था सर, आप मुझे भूलिएगा ना, मैं आपको नहीं भूलूंगी, ठीक है। तो अब इन कॉलों को मैं क्या करूं, उसमें वाकई आपकी बात ठीक है कि आपकी सोच होती है कि बेहतर है डॉक्टर साहब किसी की बात सुन लें, लेकिन आपकी मेहरबानी, अल्लाह करेगा जी हमारी भी हुजूरी उस हद तक हो जाए, अल्लाह करे आप नजरे करम करेंगे कि बस आपसे इस तरह से कॉल जो है वो हो जाए, क्योंकि बस वो वीकेंड का इंतजार होता है कि लाइव कॉल्स हो जाए। अच्छा, मैं लाइव कॉल का सेगमेंट इस मरतबा जो है ना हम ज़रा जल्दी रख लिया करेंगे कोई, यानी जब हाँ मैं लाइव कॉल्स, अब हम इस तरह करेंगे लंगर सेक्शन में मैं लाइव कॉल्स ले लिया करूँगा, बाकी सारे लंगर करते रहें और मैं कॉलें सुनता रहूँ और आराम से जो है ना वो ये कर लेंगे। चले हम लाइव बस वो आपकी मसरूफियत की वजह से बस मैं फिर कॉल में थोड़ा सा शर्म सी आ जाती है, लेकिन वो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी भी मुझे पता है सुन रहे होंगे और बीच में कॉल कर रहे हैं कि ये जो है ना फनकार परस्तार जितने हैं जिन्होंने सिर्फ आई लव यू कहना होता है और सर जी और ये वो ना उस टाइम पे कॉलें करके डिस्टर्ब करें जो रियल लीडर्स हैं या जिनके कोई क्वेश्चंस हैं या वो करना चाहते हैं, ताकि उन्हें चांस मिल सके। मैं नंबर भी लाइव में ही बता दिया करूंगा, अपना ही नंबर दे दिया बस वो हमारा तो वो हाल है ना जी। अब मेरा तो ये हाल है कि बल्लिस्दा की जोर मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो बस थोड़ा सा आंखें बंद करते हैं, 2-4 आंसू गिरते हैं और बस मैं आपका वो करके कि मैं बस ये कहता हूँ कि साढ़े वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साढ़े वल मुखड़ा मोड़, तो बस आप की नजरें करम है। शाजी आपने फ़ोन किस लिए किया, सिर्फ मुझे रगड़ा लगाने के लिए किया है या सर वो वेस्ट की तरफ जो लोग मूव कर रहे हैं वो जो आप बात कर रहे थे, देखिए मैं नहीं वेस्ट की, वो जो दारुल कुफर तो शायद किसी हदीस में सरकार ने कहा, मुझे नहीं पता किस इलाके का, अमेरिका का यूरोप का है, मुझे नहीं पता, वो देख लीजिएगा। मैं बात जो कर रहा था वो आपके नाना हुजूर का ही फरमान है कि हिजरत जो है वो यूजली 3 हालतों में होनी चाहिए। हिजरत की इस सेंस में है जब लोग नेशनलिटी के चक्कर में फैमिलीज़ भी उधर मूव करते हैं, ठीक है। तो इस पे मैंने पहले बड़ी डिटेल में बोला हुआ है, जो मेरी समझ है, वो कोई मजहबी फतवा नहीं है। मैंने सुना है कि सरकार ने फरमाया है कि 3 हालतों में आपने जो है वो करना है, मुल्क से बाहर जाना है। नंबर 1 हिजरत करनी है। नंबर 1 जैसे सरकार को हुक्म आ गया, जान को भी ख़तरा है और आप को मूव करना पड़ गया। नंबर 2 आप जहाद के लिए जा रहे हैं। नंबर 3 आप ऐसा इल्म हासिल करने जा रहे हैं जो आपके इलाके में नहीं है और आपकी उस केस में भी नीयत ये होगी कि मैं वो इल्म हासिल करके उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करके या मास्टरी करके मैं वापस इस इलाके में आके उस इल्म को प्रैक्टिस भी करूँगा, नफ़ा बख्श जो इल्म है, और उससे यहाँ सिखाऊंगा भी, ताकि यहाँ से फिर किसी और को वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े जी। अब इसमें अगर आप इस्लामिक जिहाद का जो कॉन्सेप्ट था और जो है उसमें जिहाद पे जो लोग जाते थे वो इस्लामिक ना मुल्क फ़तह करने जाते थे, ना उसकी इकोनॉमिक रीजंस थी। जो रियल इस्लामिक जिहाद था उसका रियल पर्पस ये होता था कि अल्लाह के निज़ाम को, जो आज हमारे मुल्कों में भी नाफिज नहीं है, वो अल्लाह के निज़ाम को या सोशल जस्टिस के सिस्टम को अल्लाह की वादानियत के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। और वो जाके उन शहरों में उन मुल्कों में यही कहते थे कि नंबर 1 इस्लाम कबूल करो और ये शरीयत का लॉ लगाओ और कुरान का लॉ लगाओ।
नंबर 2 नहीं करना तो फिर आप लोग जजिया दो, टैक्स दो। नंबर 3 नहीं तो फिर जंग होगी। अब उसमें भी अगले को 2 दिन 3 दिन का टाइम देते थे और उसके बाद ये जंग होती थी, ये जजिया भी बात ख़त्म होती थी और या वो इस्लाम कबूल करते थे। इसमें अगर वो मुल्क वाले इस्लाम कबूल कर लेते थे या जंग हो गई और ये लोग शहीद हो गए, शिकस्त हो गई या शहीद हो गए, तो ये लोग वैसे ही ख़त्म हो गए। जो बच गए वो वापस आ गए या कैदी हो गए। लेकिन अगर ये फतह याब होते थे तो ये वहीं पर हुकूमत कायम करते थे और वहाँ के कल्चर को समझते हुए साथ इस्लाम को इंट्रोड्यूस करके वहाँ चाहे वो कह लो कि बांदियों के तौर पे या कनीज़ों के तौर पे या ग़ुलाम कैदी औरतों के तौर पे भी चाहे औरतें होती थी, उनके भी राइट्स थे इस्लाम में। आप ज़बरदस्ती उनसे शादी भी नहीं कर सकते थे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और अगर आपने उनसे शादी करनी है उनके अपने राइट्स थे। और उसमें ये होता था कि वहाँ की औरत अगर ख़ुद इस्लाम कबूल करती थी और वो जिसे कह लें कि स्टडी करती थी इन मुस्लिम्स को, इनके कैरेक्टर को, इनके रिलीजन को, और वो बाय चॉइस मुस्लिम होती थी। अब उसके पास वहाँ का सारा नॉलेज अपने पिछले रिलीजन का, जो मेजॉरिटी रिलीजन वहाँ का होता था, उसका सारा उसके पास नॉलेज होता था। और ये मुजाहिद जो होते थे ये यहाँ से पीछे से फतह होने की सूरत में पीछे से अपनी बीवियाँ और बच्चे नहीं बुला लेते थे कि आ जाओ इत्थे 4 कनाल दी कोठी लभ गई है, इत्थे दा कोर कमांडर हाउस हुण अपना ही है या गवर्नर हाउस या वज़ीर आज़म हाउस। ये वहाँ पर जो हुकूमत इस्टेब्लिश की जाती थी वहाँ की ही बीवी से अगर शादी की जाती थी तो उसके पास दोनों इल्म आ जाते थे। वो इस्लाम को सीख के, इस्लाम को अंडरस्टैंड करके बाय चॉइस अगर मुसलमान होती थी तो उसके पास कंपैरिजन बड़ा अच्छा होता था। अब उससे जो नई नस्ल पैदा होती थी उसको वो बड़ा अच्छा ग्रूम कर सकती थी कि बाहर निकल के जब उन बच्चों को, मेजॉरिटी के बच्चों को या माइनॉरिटी के बच्चों को फेस करना पड़ता था तो उनकी माँ ने दोनों रिलीजन्स का बड़ा अच्छा उन्हें कंपैरिजन दिया होता था और इस्लाम की क्या प्लस पॉइंट्स हैं जिन पे वो ख़ुद कन्विंस हुई होती थी वो उन्हें बता चुकी होती थी। जी। इस्लाम इस तरह फैला है और बढ़ा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी है। सोशल साइंसेस के लोगों ने इस पर बड़ी स्टडी की है कि 1000 साल का डाटा लेके भी अगर एनालाइज किया गया है तो कहीं भी जो माइग्रेशंस हुई हैं वहाँ जब भी माइनॉरिटी जाके कहीं माइग्रेट होके सेटल हुई है तो वो कुछ अरसे के बाद वहाँ के मेजॉरिटी रिलीजन में इंटरमिंगल कर गए हैं, उन्हें रिलीजन चेंज करना पड़ा है। पहली नस्ल जाके स्ट्रगल करती रही है, दूसरी कंफ्यूज रही है और तीसरी ने लाजमी वहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन जैसा भी था जो भी था वो कबूल कर लिया। नस्ल चेंज हो गई रिलीजन में, ठीक है। लेकिन इस्लाम एक वाहिद एक्सेप्शन है इस सारे सिनेरियो में जो नज़र आता है। इस्लाम एक माइनॉरिटी के तौर पे उन इलाकों में जाता था, फ़तह हासिल होने के बाद भी वो फ़ातह कौम जो होती थी या फ़ातह फ़ौज जो होती माइनॉरिटी में थी। लेकिन आने वाली सदियों में वो डाटा देखा गया कि वहाँ पर इस्लाम गया इंडोनेशिया तक, मलेशिया तक आपने देखा है और अफ्रीका बीच में और सारे। तो उसके पीछे ये चीज़ थी, ये नहीं थी कि वो पीछे से अपने पिछले बीवी बच्चे उठा के ले आते थे। हाँ, वो फैमिलीज़ पीछे ही होती थी, समझ गए। जी जी। अब हमारी जो माइग्रेशंस हैं, अब जो केस आप कह रहे हैं या मैं बात कर रहा था उन साहब से, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा या बेचारे सारों को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ऑनेस्ट टू से मैं सारा दिन ये केसेस डील करता हूँ, ठीक है। अल्लाह सब के पर्दे रखे। मैंने शायद आज भी केस जो डील किया है, बीच में जो 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने उन केसेस को डील किया हुआ है, जो फॉरनर्स या यूँ कह लें कि जो बाहर से लोग आते हैं या उनके बच्चे हैं, वो मसाइल अब यहाँ भी होने शुरू हुए हैं या हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे को फिर भी आप किसी न किसी हद तक बैठ के उससे बात करके उसको आप कन्विंस कर लेते हैं, खौफ खुदा में लाते हैं। ये जैसा भी टूटा फूटा इस्लामिक मुआशरा है जो भी है, लेकिन यहाँ का बच्चा जो है वो सरकार की बात, सरकार का नाम आते ही मुअद्दब होके और कुछ नहीं तो वो उसे कुछ पता होता है वो क्या बात है। वहाँ पर ये बातें ना तो की जाती हैं। कल मुझे आलमोस्ट रोना आ गया कि एक बच्ची जो उनके पहले प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, इसी तरह बाहर शादी हुई थी, ठीक है जी जी।
बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची, बड़ी अच्छी बच्ची, लेकिन शादी उसकी हो गई बाहर, ठीक है। जी अब शादी हुई तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो दुआ की उसने, इसलिए मेरे से रब्ता था, दुआ की, अल्लाह ने करम कर दिया। बड़ी अच्छी प्रेगनेंसी जा रही थी कि अचानक 6 मंथ पे आके वो अबॉर्शन हो गया। उसके बाद से भी वो बच्ची सेटल नहीं कर रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। मुझे ये बात भी पता थी कि ये दुआ के ऊपर बहुत कायम है, फिर ये ऐसी क्या बात है। तो मेडिकली भी उसको दवाई भी दी जा रही थी, मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखा भी रहे थे, मेरे साथ भी खप रही थी। आफ्टर मे बी 6 मंथ्स उसने मुझे ये डिस्क्लोज़ किया कि बाबा असल में मुझे अब समझ आई है कि मसला कहाँ पे था। मैं कहा जी क्या मसला है। उसने कहा कि आपने जब दुआ कराई थी तो आपने कहा था कि बच्चे का नाम जो है उसके साथ पंजतन पाक में से कोई भी नाम लगा देना। जी मैंने कहा जी मैंने कहा था। उसने कहा मैं तो इस पर एग्री करती थी। तो जब हमें पता चला कि बेबी है, बॉय है या गर्ल है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने मियाँ को खुशी खुशी कहा कि हम इसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल जी मोहम्मद उसामा रखेंगे, ठीक है। तो मेरे मियाँ ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि तुम इस मुल्क को नहीं जानती, मैं मोहम्मद तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा नाम के साथ, और उससे ये होगा कि मेरा बच्चा यहाँ बुली होता रहेगा, ठीक है, मैं नहीं चाहता। तो मेरे नाम के साथ अली था तो मुझे यहाँ बड़ा तंग किया गया, और इवन मुस्लिम्स मुझे जो है वो इधर जो माइनॉरिटी में हम सारे हैं वो मुझे पहले शिया समझते थे, मुझे पहले वो समझाना पड़ता था, और अब तुम कह रही हो कि तुम मोहम्मद साथ लगाओगी, तो वो तो बिल्कुल ही उसको आने जाने में बड़ा मसला हुआ करेगा। पासपोर्ट पे आने वाले हालात इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना हर्ट हो गई कि बाबा वो विदिन 1 or 2 डेज़ वो अबॉर्शन हो गया। और उस दिन से, तब से लेके अब तक मेरे दिमाग से ये बात नहीं जाती। इंतहाई मॉडर्न खातून, जैसे आप मतलब ड्रेसअप उस बेचारी का ऐसे ही होगा कि हम जैसे नेक मुसलमान जो है वो ज़रूर उसको एक बार फिर पीछे मुड़ के देखेंगे।